इस वीडियो में हम फलन के परिसर यानी रेंज को समझेंगे। हमने परिसर की चर्चा तब की थी जब हमने संबंध के बारे में समझा था। हमने देखा था कि यदि हमें किसी समुच्चय A से समुच्चय B में कोई संबंध दिया गया हो तो परिसर समुच्चय B के उन अवयवों का समुच्चय होता है जो समुच्चय A के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। उदाहरण के लिए यहाँ ऋण 1, 0, 1, 2 और 4 समुच्चय A के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है, इसलिए ये इस संबंध के परिसर में आएंगे। लेकिन 3 समुच्चय A के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, यानी उसके किसी भी अवयव से युग्म नहीं बना रहा है, इसलिए यह इस संबंध के परिसर में नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि समुच्चय B का जो अवयव समुच्चय A के किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, वह इस संबंध के परिसर में नहीं आएगा। अब फलन के संदर्भ में हम परिसर को ऐसे समझेंगे कि फलन में समुच्चय A के लिए कोई भी संभव मान रखने पर हमें समुच्चय B के लिए जो भी संभव मान प्राप्त हो सकते हैं वह उस फलन के परिसर में आएंगे। यानी फलन का परिसर उन सभी संभव मानों का समुच्चय है जो उस फलन से हमें प्राप्त हो सकते हैं। अब हम कुछ प्रश्न हल करके फलन के परिसर को अच्छी तरह से समझते हैं। हमारा पहला प्रश्न है f(x) बराबर x का वर्ग ऋण 1। हमें इस फलन का परिसर ज्ञात करना है, यानी हमें यह ज्ञात करना है कि यह फलन हमें कौन कौन से संभव मान दे सकता है। अब यहाँ हमारे पास x का वर्ग दिया गया है। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग कभी ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। यहाँ हम 0 रखेंगे तो हमें 0 मिलेगा, और यदि यहाँ हम ऋणात्मक संख्या रखेंगे तो हमें धनात्मक संख्या मिलेगी। यानी x का वर्ग हमेशा 0 या 0 से बड़ी संख्या ही देगा। इस प्रकार यदि x का वर्ग 0 या 0 से बड़ी संख्या है तो x का वर्ग ऋण 1 का सबसे छोटा मान हमें, यदि इस फलन में हम 0 रखेंगे तो ऋण 1 मिलेगा। इसके अलावा हम इस फलन में कोई भी अन्य संख्या रखेंगे तो हमें इसका मान ऋण 1 से बड़ा ही मिलेगा। जैसे यदि इसमें हम 2 रखें तो यहाँ हमें मिलेगा, ये 2 का वर्ग हो जाएगा जो 4 होगा, और 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 मिलेगा जो कि ऋण 1 से बड़ा है। इसी प्रकार यदि हम यहाँ ऋण 1 रखें तो ऋण 1 का वर्ग 1 होगा, और 1 से 1 को घटाने पर हमें 0 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये फलन हमें 0 रखने पर सबसे छोटा मान ऋण 1 देता है, लेकिन कोई और संख्या रखने पर, चाहे वह ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, यह फलन हमें ऋण 1 से बड़ा ही मान देता है। यही इस फलन का परिसर होगा। इसलिए इस फलन के परिसर को हम लिख सकते हैं बड़ा कोष्टक ऋण 1 कॉमा और इनफाइनाइट और छोटा कोष्टक। इसे हमने अंतराल संकेतन में लिखा है जिसमें ऋण 1 की तरफ का कोष्टक बड़ा है, जो बताता है कि फलन का परिसर ऋण 1 से शुरू होता है और इसमें ऋण 1 भी शामिल है, जबकि दूसरी तरफ छोटा कोष्टक है यानी खुला अंतराल है, जो बताता है कि परिसर अनंत तक जाता है। चूँकि अनंत एक वास्तविक संख्या नहीं है, इसलिए इसके पास वाला कोष्टक छोटा है जो खुले अंतराल को दर्शाता है। इस प्रकार परिसर ऋण 1 से लेकर के अनंत तक है। आइए अब एक और प्रश्न हल करते हैं। मान लीजिए कि हमारा प्रश्न है f(x) बराबर x धन 3 का वर्गमूल। अब हमें पता है कि वर्गमूल वाले फलन का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, यानी यहाँ f(x) 0 से बड़ा या इसके बराबर होगा। यदि इसमें हम x का मान ऋण 3 रख दें तो यह 0 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि ऋण 3 से बड़ी कोई संख्या जैसे ऋण 2 रखें तो हमें एक धनात्मक संख्या मिलेगी, लेकिन इसमें हम ऋण 3 से छोटी संख्या नहीं रख सकते, क्योंकि तब वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्या मिलेगी और फलन का ऐसा मान संभव नहीं है। इसका मतलब है कि यह फलन 0 से बड़ा कोई भी मान दे सकता है, इसलिए फलन का परिसर हो जाएगा 0 से लेकर अनंत तक। यहाँ पर हमने 0 के पास बड़ा कोष्टक उपयोग किया है, जिसका मतलब है कि परिसर में 0 शामिल है। एक और प्रश्न हल करते हैं। मान लीजिए कि ये प्रश्न है f(x) बराबर 3x धन 5, जहाँ x छोटा या बराबर है 0 के।
यहाँ हमें फलन के प्रांत पर एक प्रतिबंध दिया गया है कि x का मान 0 के बराबर या इससे छोटा होना चाहिए। यानी हमें फलन का मान x के उन्हीं मानों के लिए ज्ञात करना है जो 0 से छोटे हैं या 0 हैं, और x के जो मान 0 से बड़े हैं उनके लिए फलन का परिसर ज्ञात नहीं करना है। तो चलिए कुछ ऐसे मान लेकर फलन को हल करते हैं और देखते हैं कि इसका परिसर क्या हो सकता है। यदि हम यहाँ x का मान 0 ले लें तो हमें फलन का जो मान मिलेगा वो होगा, यहाँ f का मान 0 लेने पर 3 का गुणा 0 से धन 5 बराबर 5, ये हमें यहाँ पर 5 मिलेगा जब हम x का मान 0 लेंगे। इसी प्रकार यदि हम x का मान ऋण 1 ले लें तो क्या हो जाएगा, 3 गुणा ऋण 1 धन 5, तो ये 3 गुणा ऋण 1 ऋण 3 होगा धन 5, और इसे हल करेंगे तो 2। ठीक है। इसी प्रकार यदि हम x का मान ऋण 2 ले लें तो 3 गुणा ऋण 2 धन 5 यानी कि ऋण 6 धन 5 बराबर ऋण 1। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम x का मान अधिक ऋणात्मक लेते जाते हैं वैसे वैसे फलन का मान भी छोटा होता चला जाता है। यानी कि इस फलन का परिसर हो जाएगा, परिसर इसका जो होगा वो होगा ऋणात्मक अनंत से लेकर के 5 तक। यहाँ परिसर में 5 शामिल है, इसलिए इसके साथ हमने बड़ा कोष्टक लिया है। आइए अब हम एक और अंतिम प्रश्न हल करते हैं। यह है f(x) बराबर x ऋण 3 बटा x धन 2। अब यदि यहाँ प्रांत निकालना होता तो हमें इसके लिए प्रतिबंध पता है कि इस भिन्न का हर 0 नहीं हो सकता। यानी हमें पता है कि इस फलन के प्रांत में x का कौन सा मान संभव नहीं है, लेकिन हमें यहाँ परिसर ज्ञात करना है। तो आइए हम परिसर ज्ञात करने के लिए x का मान y के पदों में ज्ञात करके इसे हल करते हैं। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि f(x) बराबर y है। तो y का मान क्या हो जाएगा, y बराबर x ऋण 3 बटा x धन 2 हो जाएगा, क्योंकि f(x) बराबर y है। अब इसे हम तिर्यक गुणा करके हल करें तो हमें मिलेगा y और कोष्टक में x धन 2 बराबर x ऋण 3। आगे इसे हल करें तो हो जाएगा ये yx धन 2y बराबर x ऋण 3। यहाँ हमें y के पदों में x का मान ज्ञात करना है, इसलिए हम x को दाएं तरफ ले आते हैं। तो ये हो जाएगा yx ऋण x बराबर ऋण 2y ऋण 3। यह हम लिख सकते हैं इसे उभयनिष्ठ x को ले लें तो x कोष्टक में y ऋण 1 बराबर ऋण 2y ऋण 3, यानी कि x का मान हो जाएगा ऋण 2y ऋण 3, ये हमारा अंश हो जाएगा, बटा y ऋण 1, ये हर में हो जाएगा। और इसे यदि हम ऋण को उभयनिष्ठ लेकर के ऊपर और नीचे दोनों में गुणा कर दें तो ये हो जाएगा x बराबर 2y धन 3 बटा 1 ऋण y। तो इस प्रकार हमें x का मान मिलता है। अब यहाँ हम ऋण 2 को छोड़कर x का कोई भी मान ले सकते हैं। हम ऋण 2 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि इससे इस भिन्न का हर 0 हो जाएगा, जिससे y का मान अपरिभाषित हो जाएगा। इस प्रकार यदि ऋण 2 को छोड़कर x का कोई भी वास्तविक मान हो सकता है तो इसका मतलब है कि यहाँ 1 ऋण y 0 नहीं हो सकता। यानी हम कह सकते हैं कि y का मान 1 नहीं हो सकता। अन्य शब्दों में इसका अर्थ यह है, इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि y का मान 1 तभी हो सकता है जब x ऋण 3 और x धन 2 बराबर हों, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ होगा कि ऋण 3 और 2 को बराबर करना, इसलिए यह संभव नहीं है। इस प्रकार y का मान 1 नहीं हो सकता। यह इस फलन के परिसर के लिए एक प्रतिबंध है। यानी कि इस फलन का परिसर हो जाएगा y एक वास्तविक संख्या है लेकिन y 1 के बराबर नहीं है। यहाँ हमने परिसर को समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है, हालांकि हम इसे अंतराल संकेतन के रूप में भी लिख सकते हैं। इस प्रकार हम किसी फलन में x का मान रखकर या फिर y के पदों में x को ज्ञात करके भी उस फलन का परिसर ज्ञात कर सकते हैं।